तो हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है, आज की वीडियो में हम 11th के फिजिक्स के लिए जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा होता है समांतर अक्ष प्रमेय। तो आज दोस्तों हम इसी समांतर अक्ष प्रमेय पर बात करेंगे और इसको बहुत 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 अच्छे से कंप्लीट भी करेंगे। ठीक है, तो आप डाल लीजिए, जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए समांतर अक्ष प्रमेय। ठीक है ना, समांतर अक्ष प्रमेय। अब थोड़ा सा समझो दोस्तों, यहां पर हम अभी थ्योरी पे बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, पहले इसका जो बेसिक है वो आपके दिमाग में डालेंगे, उसको समझाएंगे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है, समांतर अक्ष प्रमेय। ठीक है ना, हमें समांतर अक्ष लेकर एक प्रमेय को सिद्ध करना है। समांतर अक्ष, ध्यान रखना, समांतर का मतलब जानते हो, समांतर का मतलब एक दूसरे से समान दूरी पर। ठीक है ना, ठीक है, तो हमें समांतर अक्ष प्रमेय बनाना है। ठीक है, और ये प्रमेय जड़त्व आघूर्ण से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम दोस्तों क्या कर लेंगे, एक पिंड बना लेंगे। ठीक है, क्या बना लेंगे, ये पिंड बना लेंगे। तो ये हम मान ले रहे हैं कि हमारे पास ये एक m द्रव्यमान का एक पिंड है। ठीक है ना, एक कैपिटल m द्रव्यमान का पिंड है, एक कैपिटल m द्रव्यमान का हमारे पास क्या है, एक पिंड है। अब एक चीज तो जानते हो, एक चीज आप जानते हो क्या, कि सर जो पिंड होता है, ये जो बड़ा पिंड होता है, आप जानते हो छोटे छोटे पिंडों से, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा। बिल्कुल अच्छे से जानते हो, क्योंकि बड़ा पिंड छोटी छोटी चीजों से मिलकर बना होता है। तो ये जो पिंड है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा। क्लियर है? ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ाओ। ये जो पिंड है, इस पिंड में मान लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये एक अक्ष है, यहाँ पर मान लेते हैं ये क्या है, एक अक्ष है। ठीक है, और ये अक्ष हम मान ले रहे हैं ए और ये बी, ये मान ले रहा है, ये एक अक्ष है जिसे हमने नाम दे दिया ए और बी। ठीक है ना, ए और ये आपका बी। और मान लेते हैं ये जो आपका पिंड है इस अक्ष के परितः घूम रहा है, ये जो आपका m द्रव्यमान का पिंड है इसके अक्ष परितः घूम रहा है। ठीक है, अरे भाई अक्ष है तो अक्ष के परितः घूमेगा ना, सिंपल बात है। तो मान लेते हैं जो पिंड इस अक्ष के परितः घूम रहा है। क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया? चलो, अब घूम रहा है, अगर ये पिंड किसी अक्ष के परितः घूमता है तो आप जानते हो उस पिंड का उस अक्ष के परितः एक आघूर्ण निकलता है जिसे जड़त्वाघूर्ण कहते हैं। सिंपल बात है, जिसे क्या कहते हैं, जड़त्वाघूर्ण कहते हैं। अगर कोई पिंड किसी अक्ष के परितः घूम रहा है तो हमें प्राप्त होता है जड़त्वाघूर्ण। ठीक है, तो मान लेते हैं पिंड इस अक्ष के परितः घूम रहा है तो यहाँ पर एक जड़त्वाघूर्ण मिलेगा। तो वो जड़त्व आघूर्ण मान लेते हैं, वो जड़त्व आघूर्ण मान लेते हैं हमारा क्या है, आई है। वो जड़त्व आघूर्ण हम मान लेते हैं क्या है, आई है। इतना समझ गए? ओके, अब ये जो प्रमेय है वो समांतर अक्ष प्रमेय है। हमें कौन सी प्रमेय करना है, ये समांतर अक्ष प्रमेय करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, समांतर अक्ष तो खींचेंगे। तो ये पिंड बना लिया, एक अक्ष हमने ये मान लिया जिसके परितः ये पिंड घूम रहा था। हमें समांतर दो अक्ष बनाने, तो हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये जो आपका ये जो अक्ष है ना, इस अक्ष से स्मॉल ए दूरी पर, कितनी दूरी पर, स्मॉल ए दूरी पर, स्मॉल ए, ये लिख दिया स्मॉल ए। ठीक है, स्मॉल ए दूरी पर हम मान लेते हैं, ठीक है, एक और अक्ष है, स्मॉल ए दूरी पर हम मान लेते हैं एक और अक्ष है हमारे पास। ठीक है, और ये जो अक्ष है, ये जो आपका पिंड है, ये जो पिंड है इस पिंड के केंद्र बिंदु से गुजर रहा है। ये इसका पिंड का केंद्र बिंदु है जिसे हम जी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, जी मान सकते हैं। ठीक है ना, तो इस ए बी अक्ष के समांतर ए दूरी पर, कितनी दूरी पर, ए दूरी पर मान लेते हैं एक और अक्ष है। ठीक है, जो पिंड के द्रव्यमान केंद्र से गुजर रहा है। ठीक है, और वो अक्ष मैंने मान लिया सी डी। अब ये जो अक्ष है, इस अक्ष के परितः भी जो पिंड का जड़त्वाघूर्ण मिलेगा। देखो, अब वो तो जो पिंड है, पिंड का प्रत्येक अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण मिलता है। इस अक्ष के परितः घूम रहा है तो इसके अक्ष के परितः पिंड का अलग जड़त्वाघूर्ण मिलेगा, और इस अक्ष के परितः घूमेगा तो इस अक्ष के परितः पिंड का अलग जड़त्वाघूर्ण मिलेगा। मिलेगा कि नहीं, बोलो सही बात है? बिल्कुल सर, सही बात है। ठीक है, तो ये ये जो अक्ष है, जो पिंड है, इस पिंड के द्रव्यमान केंद्र से गुजर रहा है। ठीक है ना, तो इस पिंड के परितः जो इस अक्ष के परितः जो पिंड का जड़त्वाघूर्ण मिलेगा वो हम मान ले रहे हैं आई और सी एम। अब आई सी एम क्या है,
तो देखो आई तो आपको पता है जड़त्व आघूर्ण है, सीएम क्या है, तो सीएम है सेंटर ऑफ मास। सीएम क्या है, सेंटर ऑफ मास। क्यों, क्योंकि ये जो अक्ष है द्रव्यमान केंद्र से गुजर रहा है, तो इसलिए हमने पहचान करने के लिए ICM लगा दिए। सीएम क्या है, सीएम क्या है, सेंटर ऑफ मास, क्योंकि द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष की परिता ये जड़त्व आघूर्ण है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमने कितने, दो अक्ष मान लिए, दो और दोनों अक्ष क्या है, समांतर, तो दो अब समांतर अक्ष बन गए, तो अब इससे संबंधित हम प्रमेय भी कर लेंगे, क्योंकि इतनी चीजें समझ गए तो हमें प्रमेय करना कोई कठिनाई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना समझ गए, ठीक है। अब इस प्रमेय पे जाओ, तो ये प्रमेय क्या है, ये प्रमेय कहती है किसी अक्ष के परितः एक पिंड का जड़त्व आघूर्ण, किसी अक्ष के परितः, किसी अक्ष के, चाहे इस अक्ष के चाहे इस अक्ष के, तो मान लेते हैं हम इस अक्ष के परितः हम जड़त्व आघूर्ण कर रहे हैं, मान के चलते हैं जो आपका ए बी अक्ष है, इस अक्ष के परितः हम क्या कर रहे हैं, जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कर रहे हैं। तो किसी अक्ष के परितः एक पिंड का जड़त्व आघूर्ण, तो हम किसके अक्ष परितः मान ले रहे हैं, इसके परितः मान रहे हैं, ठीक है। तो ये मान ले रहा है आई, इसके परितः जड़त्व आघूर्ण क्या है, आई है। तो इसने बोला किसी अक्ष के परितः एक पिंड का जड़त्व आघूर्ण, किसी भी पिंड, जो एक पिंड है इस पिंड का जड़त्व आघूर्ण, उसके द्रव्यमान, किसके द्रव्यमान, जो पिंड का द्रव्यमान है वो, ठीक है, उसके द्रव्यमान केंद्र से, ये इस पिंड का द्रव्यमान केंद्र क्या है, ये से गुजरने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, और इस द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या है, तो वो आपका क्या है, ICM जड़त्व आघूर्ण। और आगे भी बोला है, और पिंड के द्रव्यमान मतलब ये पिंड का द्रव्यमान क्या है, कैपिटल M, ये कैपिटल M, तथा दोनों अक्षों की बीच की दूरी क्या है, A, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया A, ठीक है। बीच की दूरी के वर्ग, तो बीच की दूरी का वर्ग बोला है, तो ये हमने कर दिया वर्ग, कि गुणनफल, ये गुणनफल हो गया, देखो इन दोनों का द्रव्यमान और दोनों अक्षों के बीच की दूरी का गुणनफल हो गया, गुणनफल, ठीक है, लिखा है, ठीक है, कि गुणनफल के योग, मतलब इसका योग के योग के बराबर होता है, मतलब ये बराबर होता है। तो ये है मेरे भाई समांतर अक्ष प्रमेय। तो साफ हो गई। ये कहा किसने क्या कहा, किसी अक्ष के परितः एक पिंड का जड़त्व आघूर्ण, देखो इस अक्ष के परितः इस पिंड का जड़त्व आघूर्ण क्या है, I, उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण ICM, और पिंड के द्रव्यमान कैपिटल M, तथा दोनों अक्षों के बीच की दूरी A के वर्ग के गुणनफल, ये गुणनफल के योग के बराबर होता है, तो ये हो गई भाई हमारी समांतर अक्ष प्रमेय, ये इसका कथन है। यही सब बोला ना, जो ये आपका समीकरण दिख रहा है, इस समीकरण में जो चीज आपको यहां पर मैंने बताई है, क्या ये चीज आपको इस डायग्राम और इस थ्योरी से समझ में नहीं आई क्या? बिल्कुल मेरे भाई आ गई होगी समझ में। मैंने क्योंकि एक एक चीज को पूरा स्पष्ट कर दिया। समांतर अक्ष प्रमेय है तो हमें समांतर अक्ष बनाना जरूरी है, तो हमने समांतर अक्ष बना लिए, और समांतर अक्ष बना लिए तो उसको ही लेके हमने थ्योरम सिद्ध कर दी, उसको ही लेके हमने थ्योरम आपको बता दी। अब इसमें क्या दिक्कत भाई, नहीं होनी चाहिए दिक्कत, ठीक है। चलो इतना आप समझ गए। तो अब दोस्तों हम इसके व्यंजक पे बात करेंगे, ठीक है। अब हम इसका व्यंजक करेंगे, तो आइए समझते हैं इसका व्यंजक। तो दोस्तों अब जो है ना हम इसके व्यंजक की स्थापना करते हैं। हमने ये थ्योरम समझ ली है, तो हम दोस्तों क्या कर रहे हैं, देखो जो हमने कुछ नहीं किया, जो है ना जो डायग्राम था उसकी थ्योरी हल्की सी लिखी है। तो हमने क्या किया, माना किसी पिंड का ए बी अक्ष के परितः, मान लेते हैं जो पिंड है इसका ए बी जो अक्ष दिख रहा है इसके परितः हमें जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ज्ञात करना है। तो इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे, ए बी अक्ष के समांतर, जो आपका ए बी अक्ष है इसके समांतर ए दूरी पर एक अक्ष द्रव्यमान केंद्र से गुजरता हुआ एक अक्ष हमने क्या खींचा, सी डी खींचा, ठीक है। सी डी खींचा, कोई दिक्कत है, वो कोई दिक्कत नहीं ना। अब इतना समझ गए। अब दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, जो आपका पिंड का केंद्र है इस केंद्र से एक्स दूरी पर, कितनी दूरी पर, ये जो केंद्र है इससे कितनी दूरी पर, एक्स दूरी पर, एक्स दूरी पर, एक्स दूरी पर, ये आपका एक्स दूरी पर हम मान लेते हैं एक कण है, ठीक है। एक छोटा सा कण है, क्योंकि छोटे से कण को आधार मानकर इस पूरे पिंड का जड़त्व आघूर्ण हम निकाल रहे हैं, पूरे पिंड का हम जड़त्व आघूर्ण निकाल रहे हैं, ठीक है। तो मतलब इस छोटे से कण को आधार मानकर इस अक्ष के परितः हम पूरे पिंड का जड़त्व आघूर्ण निकाल रहे हैं, ठीक है। तो निकालते हैं।
तो मान लेते हैं कि इससे जो केंद्र है इससे x दूरी पर एक कण है, ये छोटा सा कण है, ठीक है, जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है और इस कण को मान लेते हैं p पर रखा गया। कोई दिक्कत है? इतना नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम। अब इसको आधार मानेंगे और इस अक्ष के परितः हम पूरे पिंड का जड़त्वाघूर्ण निकालेंगे। तो आओ समझें इसको, ठीक है। तो मान लेते हैं कि माना ए बी अक्ष से कण की सॉरी यहाँ पर तब यहाँ पर देखना, तब ए बी अक्ष से कण P की दूरी, ए बी अक्ष से कण P की दूरी क्या हो जाएगी? देखो जो आपका ए बी अक्ष है इससे P की दूरी देख रहे हैं, तो P की दूरी देखना, इधर से इधर तक कितनी है x और इधर से इधर तक कितनी है a है, तो दूरी क्या हो जाएगी? a प्लस एक्स हो जाएगी। बोलो सही बात है, होगी कि नहीं? a प्लस एक्स होगी, क्योंकि हम ए बी अक्ष से दूरी निकाल रहे हैं ना, तो इतनी क्या है x है और इतनी क्या है a, तो a प्लस एक्स हो जाएगी। और हमें पता है कण का द्रव्यमान क्या है? स्मॉल m। कण का द्रव्यमान क्या है? स्मॉल m, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इतना। अब आगे बढ़ो। अब क्या कर रहे हैं हम? ए बी अक्ष के परितः हम जो आपका ए बी अक्ष है, इस ए बी अक्ष के परितः जो कण P है इसका हम जड़त्वाघूर्ण निकाल रहे हैं, क्योंकि ये जो कण है इस अक्ष के, जब ये पिंड पिंड ए बी अक्ष के परितः घूमेगा तो ये कण भी ए बी अक्ष के परितः घूमेगा। बोलो नहीं घूमेगा? जब पूरा पिंड घूमेगा तो ये कण भी घूमेगा, तो हम इस कण का ए बी अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण निकाल रहे हैं, ठीक है। तब ए बी अक्ष के परितः, ए बी अक्ष के परितः कण का जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। तो ए बी जो कण है इसका इसके अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण निकाल रहा है, तो वो मान लेते हैं हम क्या है? आई है। देखो हमने माना भी है आई है, ठीक है, क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? तो वो जड़त्व आघूर्ण जो होगा, एक सेकंड से छोटे से कण का निकाल रहा है, ठीक है, तो छोटे से पूरे पिंड का ए बी अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण आई है, तो इसको हम आई से व्यक्त नहीं कर सकते, तो ए बी अक्ष के परितः कण का जड़त्वाघूर्ण मान ले रहा है, अभी यहाँ पर प्रदर्शन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? क्या होता है? द्रव्यमान इंटू दूरी स्क्वायर। तो इसका द्रव्यमान, कण का द्रव्यमान क्या है? स्मॉल m, और दूरी क्या है? तो दूरी क्या है? इधर से a प्लस एक्स है, तो ये a प्लस एक्स का स्क्वायर, क्योंकि द्रव्यमान इंटू दूरी स्क्वायर होता है ना, जड़त्वाघूर्ण, तो ये आपका आ गया। कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हमने एक छोटे से कण का ए बी अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण निकाला, तो हमारा आया m a प्लस एक्स। लेकिन इसी प्रकार हम क्या ध्यान रखना, अब थोड़ा सा समझना, लेकिन इसी प्रकार अगर देखो इसी प्रकार ये छोटे छोटे कण मिले हैं और छोटे छोटे कण मिलकर एक बड़ा पिंड बना है, तो अगर हम इन छोटे छोटे कणों के आधार पर पूरे पिंड का ए बी अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण निकालें, तो वो क्या हो जाएगा? तो वो देखो इधर, यहाँ पर ए बी अक्ष के परितः पूरे पिंड का जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा भाई? बोलो क्या हो जाएगा? जड़त्वाघूर्ण। देखो पूरे पिंड का, देखो हम इस छोटे से कण के आधार पर निकाल रहे हैं, ध्यान रखना ये छोटा सा कण है, इस कण के आधार पर पूरे पिंड का ए बी अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण निकाल रहे हैं। तो पूरे पिंड का ए बी अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण हमने क्या माना था? आई, तो ये हो जाएगा आई बराबर क्या हो जाएगा? तो ये आई बराबर मेरे भाई हो जाएगा सिग्मा लग जाएगा ना, क्योंकि पूरे पिंड का निकाल रहा है, तो पूरे पिंड के लिए इस टाइप का छोटे छोटे कणों से मिलकर पूरा पिंड बना होगा, तो हम पूरे पिंड के लिए निकाल रहे हैं, तो इसमें सिग्मा लगा देंगे, और सिग्मा m a प्लस एक्स का स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम भाई? नो ना, आगे बढ़ाओ। अब आप क्या करो, i इज इक्वल टू, एक सेकेंड दोस्तों, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको दिखा नहीं होगा, प्रॉब्लम होगी इसमें, आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ए बी अक्ष के परितः पूरे पिंड का जड़त्वाघूर्ण, तो पूरे पिंड का जड़त्वाघूर्ण क्या होता है? आई होता है, ठीक है, और इसके आधार पर निकाला है, तो एक छोटे से कण का है, अब छोटे से कण मिलकर बहुत सारे छोटे से कण मिले तो पूरा पिंड बना, तो हमने इसमें ही क्या लगा दिया? सिग्मा लगा दिया, तो सिग्मा m a प्लस एक्स। सिग्मा ये बता रहा है कि छोटे छोटे बहुत सारे कण का ये जड़त्वाघूर्ण है।
ठीक है, इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। तो a प्लस एक्स है, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सिग्मा m को हम बाहर ही रखा रहने देंगे। इसमें आप एक प्रमेय सूत्र लगा दो, ये है ना। तो क्या होता है, आप पता है a प्लस बी का यदि होल स्क्वायर होता है तो इसे लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा लिखते हैं। तो अगर इसमें हम ये प्रमेय लगाएंगे, इसमें ये प्रमेय हम लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। बोलो सही बात है, चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसका अंदर मल्टीप्लाई करो, जो सिग्मा m है इसका अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा सिग्मा m a स्क्वायर, सिग्मा m a स्क्वायर प्लस सिग्मा m एक्स स्क्वायर प्लस इसमें करो तो 2 तो आगे निकल जाएगा, तो 2, ठीक है, 2 आगे निकल जाएगा, 2 सिग्मा m a x, 2 सिग्मा m a x। इतना आप समझ गए, कोई दिक्कत है। अब हम आगे बढ़ाते हैं। अब आपको समझना ये है दोस्तों, आपको सिग्मा m a की वैल्यू चाहिए, सिग्मा m एक्स स्क्वायर की चाहिए और इसकी वैल्यू चाहिए। तो इसको हम समीकरण 1 दे देंगे। पहले हम इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। चलो ये हमने दे दिया समीकरण नंबर 1 और अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अभी देखो यहाँ पर थोड़ा सा चित्र में समझ लो। तो देखो जैसा कि हमने जो कण P का ए बी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण निकाला था, तो अभी हम क्या करेंगे, जो कण जो m द्रव्यमान का एक जो कण है जिसे P पे रेखा है, अब इस कण का हम CD अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखना, थोड़ा सा समझना इस चीज़ को। ठीक है, तो CD अक्ष के परितः, CD अक्ष के परितः कण का जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वो, तो वो आपका हो जाएगा मेरे भाई, वो आपका क्या हो जाएगा, देखो कण का द्रव्यमान क्या है m और CD अक्ष के परितः निकाल रहा है, तो CD अक्ष से इसकी दूरी क्या है x है। तो यहाँ से ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m एक्स स्क्वायर, क्योंकि द्रव्यमान इंटू दूरी का स्क्वायर, तो द्रव्यमान क्या है m है और CD अक्ष से दूरी क्या है x है। तो ठीक है, ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, एक छोटे से कण का निकाला, तो अब हम क्या करेंगे, पूरे पिंड का CD अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे। तो अब CD अक्ष के परितः पूरे पिंड का जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, तो पूरे पिंड का CD अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या था, पूरे पिंड का CD अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या माना था हमने, ICM माना था। क्या माना था, ICM। तो पूरे पिंड का CD अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, ICM। और ICM, और ये हम ICM निकाल किसके आधार पर रहे, इस छोटे से कण के आधार पर, छोटे से कण के आधार पर निकाल रहा है। मतलब यहाँ पर जब पूरे पिंड का निकाल रहा है तो इसमें हम क्या लगा देंगे, सिग्मा लगा देंगे। क्या लगा देंगे, सिग्मा। तो ये सिग्मा m एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है, इतने में कोई दिक्कत है? नो सर, नो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाएं दोस्तों। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, चीज़ों को ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ठीक है, आगे समझो। तो आगे दोस्तों थोड़ी सी चीज़ों को और समझना है। तो यहाँ तक तो आप समझ ही गए हो। अब यहाँ पर ये देखो, किंतु समस्त कणों के द्रव्यमान का योग। देखो आपको पता है ये जो आपका पिंड है, एक सेकंड आपको समझा दे रहे हैं, ये जो पिंड है, इस पिंड के में छोटे से कण का द्रव्यमान क्या है, m है। लेकिन जब इस टाइप के छोटे छोटे कण मिलेंगे तो बड़ा पिंड बनेगा। तो मतलब कहने का मतलब है, इस टाइप के छोटे छोटे कणों के द्रव्यमान मिलेंगे तो बड़े पिंड का द्रव्यमान बनेगा। बोलो सही बात है। देखो हम कह रहे हैं ना, इस टाइप के छोटे छोटे कण मिलेंगे तो बड़ा पिंड बनेगा। तो इसी प्रकार हम ये भी तो कह सकते हैं कि इस टाइप के छोटे छोटे कणों के द्रव्यमान मिलेंगे तो बड़े पिंड का द्रव्यमान बनेगा कि नहीं, बोलो बनेगा ना। तो इसी प्रकार इसी को आधार बनाते हुए दोस्तों हम इस पे बात कर रहे हैं। देखो इधर, किंतु समस्त कणों के द्रव्यमान का योग। ठीक है, समस्त कणों के द्रव्यमान का योग मतलब सिग्मा m। ठीक है, अब देखो सिग्मा किसको बताता है, योग को बताता है। तो हमने एक छोटे से कण का द्रव्यमान क्या है, m है।
तो इस टाइप के सभी छोटे छोटे कणों के द्रव्यमान के योग को अगर जोड़ दें तो ये सिग्मा से व्यक्त करते हैं, तो सिग्मा एम वो किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल एम के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, ठीक है, नहीं, चलो आगे बढ़ाओ। तथा जो सिग्मा एम एक्स है, क्या है, जो सिग्मा एम एक्स है वो द्रव्यमान केंद्र के लिए समस्त कणों का क्या है, आघूर्ण है, केवल क्या है, आघूर्ण है, जड़त्व आघूर्ण नहीं है, केवल क्या है, आघूर्ण है, जो आपका किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, क्योंकि समस्त कणों का द्रव्यमान केंद्र के लिए जो आघूर्ण होता है वो आपका क्या होता है, 0 होता है, तो ये 0 के बराबर होगा। ठीक है, इतना समझ गए। अब समीकरण 1 से, अब यहाँ देखना समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 हमारा ये है, तो समीकरण 1 से तो ये हमारा आई हो गया, कोई दिक्कत है, ठीक है। अब सिग्मा एम किसके बराबर है, कैपिटल एम के बराबर, तो सिग्मा एम की जगह आप क्या रख दो, कैपिटल एम, तो ये रख दिया हमने कैपिटल एम। अब ए स्क्वायर सेम रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिग्मा एम एक्स स्क्वायर क्या है, तो देखो सिग्मा एम एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं, आई सी एम, तो ये रख दिया हमने आई सी एम, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, 2 सिग्मा एम एक्स है, 2 सिग्मा क्या है, एम एक्स, ठीक है। तो आपको पता है सिग्मा एम एक्स है, तो सिग्मा एम एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है। तो यदि हम इसमें सिग्मा जो एम एक्स है, सिग्मा एम एक्स है, मतलब इसको अगर हम ऐसा लिख दें, देखो 2 सिग्मा एम एक्स और ए को लिख दें पीछे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। जब इसकी वैल्यू 0 होगी तो 0 का जब इनमें मल्टीप्लाई करेंगे या 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई किसी में करो 0 ही होता है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा पूरा 0। बोलो आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा ना। अब हम आगे बढ़ा देते हैं, इसको तरीके से लिख दो, तो ये हमारा आई और फिर लिख दो ये आई सी एम, ये आई सी एम, और फिर लिख दो आप एम ए स्क्वायर, तो यही तो थी हमारी प्रमेय। क्या समांतर अक्ष प्रमेय ये नहीं थी। अब हम ये कह सकते हैं कि ये प्रमेय बड़ी है, लेकिन ये थी क्या, बिल्कुल थी। तो एक बार दोस्तों फिर से आप एक बार वीडियो को, अगर अभी आपको समझ में नहीं आए तो थोड़ा सा आप फिर से रिवाइज करके वीडियो को देख सकते हैं, आप पूरा समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम कह सकते हैं कि बड़ी प्रमेय है, मान सकते हैं बड़ी है, बट कठिन नहीं है, ठीक है, पूरा सब कॉन्सेप्ट समझा दिया, ठीक है। तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दो, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कर दो। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।